अस्सलाम वालेकुम जी। अफ़गानिस्तान के पाकिस्तानी निकलता है मुँह से। अफ़गानिस्तान के जो सदर हैं जनाब अशरफ गनी साहब, उन्होंने एमरजेंसी के अंदर एक मुलाकात सीख की जनाब जो बाइडन भाईजान से। तो जो बाइडन साहब ने कहा कोई गल नहीं आ जाओ, तो वो वहाँ पे गए। तो जो बाइडन साहब जो थे उन्होंने जनाब डॉक्टर अशरफ गनी साहब से अकेले में मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ज़माना ख़राब है, ऐसे ही हम अकेले में मिल गए तो कुछ बातें बनेंगी, तो आपको साथ में गवाह लेके आए। तो वो फिर अब्दुल्ला को साथ लेके जाना पड़ा जी गवाही के लिए। बुनियादी तौर पे अशरफ गनी साहब का चूंकि ग्राउंड के ऊपर कोई बेस नहीं है और अब्दुल्ला का तो बहरहाल ग्राउंड के ऊपर बेस भी है। अब्दुल्ला साहब जो हैं वो 2 दफ़ा बल्कि 3 दफ़ा दोहा गए हैं और वो तालिबान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात में भी आए हैं। जिस दिन वो अमेरिका पहुंचे हैं मुज़ाकरात के लिए, उसी दिन ही जो इस वक्त दोहा के अंदर तालिबान और अफ़गान हुकूमत के जारी मुज़ाकरात थे, उसके एक इजलास में जनाब अब्दुल्ला साहब को शरीक होना था। ठीक है, लेकिन वो दोहा नहीं गए, वो अमेरिका चले गए और जाके उन्होंने अशरफ गनी के साथ मिलके जो बाइडन साहब से मुलाकात की। जो बाइडन साहब ने उन्हें कहा कि ठीक है पायन, फौज तो कोई नहीं है हमारे पास, लेकिन हम आपको जो पैसे दे रहे हैं साल के $5 अरब, जो कि बजटरी सपोर्ट के लिए दिया जा रहा है, डिफेंस के लिए नहीं, तो वो आपको जारी रहेगा। जहाँ तक बात है कि हम वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर रखा करते थे, हमने वहाँ पे किराए के फ़ौजी रखे हुए थे अपने लोगों की हिफाजत के लिए, और आपकी तरफ आने वाले लोगों के ऊपर भी वो गोलियाँ चला दिया करते थे। वो सहूलत आपको दस्तयाब नहीं है। ठीक है, वो वाली सहूलत आपको दस्तयाब नहीं है। अब आप इतना अरसा हो गया, खुद अपने आप पे रहना सीखें यार, मतलब कि बड़ी हो गई। अब जनाब इस जवाब की करज़ई साहब को तवक्को तो नहीं थी, उस पर बहुत सारे लोगों ने तंज किया और ख़ास तौर पे हमें उधर से ये तंज भिजवाया गया या उधर से ये तंज आया कि ये वहाँ पे अपने लिए घर देखने गए हैं सियासी पनाह के लिए। मेरा कल ये ज़रा सितम ज़रीफ़ी है। मतलब अब्दुल्ला के हवाले से तो आप नहीं कह सकते ये, हाँ इनके हवाले से आप कह सकते हैं। अशरफ गनी साहब वहीं से आए थे, वहीं पे वापस चले जाएंगे। वो जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं जनाब जो थे शौकत अजीज़ साहब, जब वो पाकिस्तान के ऊपर आके पाकिस्तान की मुक़तदरा या फौजी मुक़तदरा के हाथों मुसल्लत हो गए, तो उसके बाद फिर ढूंढिया पड़ी। वो उस वक्त हमारा दोस्त था जिसने सारा कुछ किया। उसके बाद ये ढूंढिया पड़ी कि यार इनको साबित किया जाए कि ये इधर के ही रहने वाले थे। तो फिर ये शेख रशीद की ड्यूटी लगी है, बयान भी कर चुका है। तो फिर जनाब एक कब्र ढूंढी गई वहाँ पे मियानी शरीफ लाहौर के कब्रिस्तान में, और वहाँ पे उसके ऊपर फूल शूल लगा के और रौनक मेला करके, रौनक मेला क्या होना है उसकी ज़रा वो करके, तो वहाँ पे फिर कालीन बिछा के, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे वो आए, तशरीफ़ लाए, और वहाँ पे उन्होंने अपने वालिद साहब की फातिहा की। लोग कहते हैं पता नहीं वो किसकी कब्र थी, लेकिन वो अपने वालिद साहब की कब्र कह के उसके ऊपर फातिहा करके चले गए। तो फिर ये होता है। इसी तरह अहमदजाई कबाइल के अंदर एक घर को ढूंढ लिया गया कि ये जनाब इसका ना अशरफ गनी का घर था। तो ये जितने भी अमेरिका से आते हैं, इन्हें अपने बाप की कब्रें जो है वो सरकारी खर्चे के ऊपर, सर मैं उधर नहीं इशारा कर रहा सर, ये भी हेलीकॉप्टर पे नहीं जाते, हेलीकॉप्टर पे जाते होंगे सर, मुझे क्या पता सर। तो वो अपने बाप की कब्रें ढूंढने फिर पड़ते हैं। कल जो मैंने वीलॉग कर रहा हूँ पीछे, तो उसमें अशरफ गनी साहब के जो इंडियन हायर्ड है ना, यानी अंदाजा करो यार, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी बेचारे को, या उसके सपोर्टर या उसके डिफेंडर जो है वो भी उसको चनाए से ढूंढना पड़ते हैं। मामा मैनू नहीं पता तो कितों बैठा बकवास करन दे। ठीक है, तो वो बेचारे जो हैं वो उसने पूरी तफसील लिखी कि जनाब वो तो अहमदजाई कबाइल से हैं, और लैंग्वेज में पकड़ा गया बेचारा। तो मैंने कहा था अगले व्लॉग में तेरी ऐसी तैसी करूँगा। तो खैर ये है। अब वहाँ पे उस मुलाकात में जब से ये हुआ है ना, तब से पाकिस्तान के अंदर भी और अफ़गानिस्तान के अंदर भी एक किस्म की सफ़े मातम है। अच्छा, इसमें जो है अमरीकी सदर जो हैं वो पहले ये मुलाकात देने के हामी नहीं थे। बड़ी मुश्किल से मुलाकात विन की गई, ज़ल्मे खलीलज़ाद को दरमियान में डाल के, मतलब तलब नहीं किया था। ये मीटिंग, ये मुलाकात इधर से सीख की गई थी। अच्छा, इनका 1 पॉइंट एजेंडा था
मतलब मैं समझता हूँ कि चले हमें इस पूरे मंजरनामे के अंदर पहली दफ़ा हमें इसे मुराद है कि हम पाकिस्तानियों को पहली दफ़ा कोई ठंडी हवा का झोंका है। जैसे कि इस वक्त काबुल में मुसल्लत ये जो है अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला और इनके जो आगे पालतू हैं, उनके हाथ में, मेरा भी कई फोरम्स के ऊपर उनसे टकराव होता रहता है, उनके हाथ में एक ही सबक, अब अमरुल्लाह सालेह उनके हाथ में एक ही पॉइंट होता है, या तो वो गालियां बकते हैं, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई उनके पास दलील नहीं होती, और आखिर में कंक्लूजन ये होता है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान के ऊपर जो है वो पूरी तरह जो है हावी है, उनको हाथ पांव बांध के उनको कत्ल करके उनकी लाशें हमारे हवाले कर। भाईजान आपके घर का मसला है, वो भी अफगानी हैं, आप भी अफगानी हैं, आपने भी अब महाजर होके अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ ही आना है। ठीक है, आपको किसी ने काबुल से त्यारा नहीं पकड़ने देना, त्यारा आपने पेशावर से ही आके बैरून अपने अमेरिका की फ्लाइट पकड़नी है या यूरोप की फ्लाइट पकड़नी है। ठीक है, हम उस वक्त भी आपको वेलकम कहेंगे, हम हमेशा से आपको वेलकम कहते हुए आ रहे हैं। अब वहां पे जिसकी भी हुकूमत हो, जिसको भी वहां पे मार पड़ती थी, वो हमारे पेशावर में आके हयाताबाद में आके किराए पे मकान लेके रहना शुरू कर देता है। वो भी वेलकम थे, आप भी वेलकम है। तो इतना ना बकवास फरमाए कि हमसे फिर आपका इस्तकबाल ना हो सके यहाँ पे ना। आप इस वक्त जो ये मुसल्लत टोला है ना काबुल के ऊपर, ये तलखियों को बढ़ा के इस लेवल पे ले गया हुआ है कि फिर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये कहना पड़ता है कि जी हम भी अब बॉर्डर बंद कर देंगे इधर से। जब आपको उधर छतरौल शुरू होगी ना तालिबान के हाथों, तो वो बहुत सारे इलाकों में हमने वो खारदार तार तो लगा रही है, तो जो गेट हमने जो रखे हैं 6-7 वो भी बंद कर देंगे कि भाई ना अपने घर की लड़ाई अपने घर में निपटाएं। ये एग्जैक्टली इस वक्त की सूरत हाल है। लेकिन कमिंग बैक, अब वहां पे गए हैं, वहां से उनको एक जो है जिसे कहते हैं तोता है जवाब मिला कि फौजी हमारे को कोई नहीं आपके लिए लड़ने के लिए, अपने लिए खुद फौजी लड़ाए। अब मसला ये है कि जिन लोगों को इकट्ठा किया है उनके इकट्ठे होने का कोई नजरियाती पैग मौजूद नहीं है। नस्ल परस्ती वाला पैग जो है बहुत सारे मेरे लोग नहीं मानते, हो सकता है 2 साल के बाद माने। वो अमारात इस्लामिया, अफगानिस्तान, तालिबान, आलीशान भाई हूं तो नाराज नहीं है ना। पिछली दफा मैंने गालां कढ़ियां किसी ने थले आके कि इस्लामिया कहने तेरा मुंह दुखता है, मतलब इस्लामिया अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान कहते हुए तुम्हें क्या तकलीफ होती है? उस पायन याद नहीं हो रहा था, फिर मैंने आपसे डरते हुए खसूसी तौर पर याद किया, अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान तालिबान आलीशान पायन, पूरा नाम हो गया सर। तो इन्होंने जो काम किया है और जिस बात को ये मानने को तैयार नहीं है ना, हाँ, क्योंकि दुनिया के सामने तो पेंट किया हुआ है कि एडियां एडियां दाढ़ियां वाले बाबे, ठीक है, और नौजवान हैं और इतनी इतनी जुल्फे रखी हुई हैं, सर पे उन्होंने अजीबोगरीब टोपियां ली हुई हैं, एक हाथ में एक औरत के बाल पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ में दूसरी के बाल पकड़े हुए हैं, 2 उन्होंने बगलों में दाबी हुई हैं, 4-4 बीवियों के साथ। बंदूक कितने रखी हुई, चलो कितने भी रखी होगी, तो वो जनाब घसीटते फिर रहे, ये तालिबान होते हैं। वेस्टर्न मीडिया ने पिछले कम से कम 20 साल से एक पूरी नस्ल परवान चढ़ा दी है जो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि यार वो भी इंसान होते हैं, उनका भी अपना एक यूनिक स्टाइल ऑफ लिविंग हो सकता है यार, और ये उनका उतना ही हक है जितना हमारा हक है कि हम शहरों में रहें। ये उनका आपस का मामला है, उन्हें निपट लेने दें। जिस तरह 20 साल से हम कह रहे थे कि देखिए ये उनका आपस का मामला, उन्हें निपट लेने दें। अब मसला क्या है? मसला ये है कि कुछ झूठे सच्चे अदारे खड़े कर दिए हैं अमेरिकन के पैसे के साथ। पैसा तो वैसे लूट के ही खाया गया है, इसीलिए ट्रकों में डॉलर, बोरियों में डॉलर भर के पड़े हुए ना, हमें ट्रक मुंह जो निकल गया गलती के नाल सर, ऐसे ही खाम खा। अब कुछ जो है वो नहीं ये मौजू नहीं, ये मौजू नहीं, कट आगे चलते। तो ऐसे ही तो नहीं ना, डॉलर जो है वो हाँ इतने ज़्यादा मिल जाते। तो ये जो ड्रामा किया हुआ था कि हमने फलाना इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया, हमने फलाना इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया। मैं आपको याद दिलाऊं कि जब मुशर्रफ साहब का दौरे हुकूमत था ना, तो उस वक्त अगर आपको याद हो तो इंडस्ट्रीज को सब्सिडी देने के लिए यूएसएड का ये प्रोग्राम है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए यूएसएड का ये प्रोग्राम है, फलाना ये प्रोग्राम है, ढमकाना ये प्रोग्राम है। बाद में पता चला मबलग
आधा अरब डॉलर भी इस पे ऊपर खर्च नहीं हुआ। इश्तिहार आ रहे हैं अखबारात के अंदर पूरे यूएस एड के, ठीक है, वो सप्लीमेंट्स छाप रहे हैं, टीवी के ऊपर दगड़ 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 ऐड आ रहे हैं कि पता नहीं अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए, उसकी इंडस्ट्री के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए क्या कर दिया है। और बाद जो देखा तो वो पता चला कि अंडर ग्रेड का कुछ स्कॉलरशिप ही नहीं है यूएस एड के स्कॉलरशिप के तहत, मास्टर और पीएचडी के हैं, और वो भी पूरे साल के मिल मिला के कुछ 650 होते हैं। वो चाइना भैन कहना भैन 20,000 प्लस लवो मेरे को, और जो अपने खर्चे पे पढ़ने के लिए आना चाहे वो हल्का सा थोड़ा सा हमारे साथ आर्गूमेंट करे तो उसको सिर्फ फीस चार्ज करेंगे, हॉस्टल हम और खाना उससे चार्ज नहीं होगा। खाना तो खैर अपना ही होता है, लेकिन हॉस्टल उसको वैसे ही माफ हो जाएगा, फीस भी अद्दी हो सकती है। तुम गलते करो, तारफ तो करवाएं कि आप पाकिस्तान से आए हैं और आप जो हैं वो चाइना को अपना दोस्त समझते हैं, गल बन गई, ठीक है। वो 20,000 का कोई मुकाम नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अमेरिका ने पिछले 70 साल के अंदर पाकिस्तान को इमदाद के नाम पे जितने पैसे दिए हैं उनकी रकम तमाम तर लूट मार के बाद 45 अरब डॉलर है। और ये जो है सी पैक जो कि BRI का 6 हिस्सों में से एक हिस्सा है, ठीक है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना का है, 6 रूट, उन 6 रूट में से एक रूट सी पैक के ऊपर जो लागत आ रही थी इनिशियली वो 65 अरब डॉलर थी। वो 70 साल के अंदर उन्होंने कितने दिए? 45 अरब डॉलर। तो ये अमेरिका का जो होता है ना, वो खाना थोड़ा ते पेट पेट बहुत ही वाला साहब होता है, शोर ज्यादा मचाते हैं, प्रोपेगेंडा ज्यादा करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश होती है कि किस तरह अमेरिका का उनका 5 साल का वीज़ा लग जाए और वो जाएं और फिर वापस कभी ना आए, और वो चले जाते हैं, वापस कभी नहीं आते। मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ठीक है, जो यहाँ पे भी कोई माठे नहीं थे और वहाँ पे भी जाके उन्होंने जाके अपने आप को एडजस्ट किया है। मतलब एक मिस्टर पाकिस्तान होते थे हमारे अफजल भट्ट साहब, हाँ अफजल भट्ट साहब जो थे वो यहाँ पे यार अकबरी मंडी के अंदर अच्छा भला घी का कारोबार किया करते थे, थोक का, और करोड़ों रुपए का उनका जो था वो महाना टर्नओवर हुआ करता था। और अफजल भट्ट साहब जो थे बस अमेरिका जाना, ठीक है, वो 2-4 खबरें हमसे लगवा के उन्होंने जनाब उन्हीं खबरों की बुनियाद पे बताया मैं बड़ा कोई VIP होता हूँ, वीज़ा लगा। उसके बाद वो फैमिली समेत उड़नछू हो गए, वापस कभी नहीं आए ना, कभी उनसे रब्ता हुआ। वो कोई लोग उधर जाते हैं तो बताते हैं कि वहाँ पे भी वो जरा ना, ठीक है भाई। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनके ज़िंदगी का मकसद ये होता है, वो तो मुस्तफ़ीद हुए होंगे। बाकी मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया है कि ये जो है, तो ऐसी सूरत के अंदर जबकि अफ़गानिस्तान को अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की ट्रेनिंग के लिए जगह नहीं मिल रही, और दोहा से गुजारिश की गई है कि हमने जो अपनी पुलिस और फौज को ट्रेनिंग देनी है कि वो हमारी हिफाजत करे, वो उस जगह की हिफाजत नहीं कर सकती जहां जिस प्रेमिसेस के अंदर उसको तरबियत दी जानी है। तो आप इसको दोहा में ट्रेनिंग दे दें, यहां से थोड़ी जगह हमें दे दें। 90 किलोमीटर एंज और 45 किलोमीटर एंज पूरे मुल्क का साइज ये है, उससे अफगानिस्तान जैसा एक पूरा मुल्क जो है वो जगह मांग रहा है कि यहाँ पे यार हमें कोई 400-500 एकड़ जगह दे दें, हमारे फौजी यहाँ पे भाग दौड़ कर लिया करें, 2 फायरिंग कर लिया करें, निशाना पक्का कर लिया करें। तो ये जनाब अब तक की सूरत हाल है। ये इस वक्त अशरफ जो है पूरा जिसे कहना चाहिए अफगानिस्तान के अंदर एक नया मंजरनामा बन रहा है। उस मंजरनामे के तहत पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि वो अपने वेस्टर्न एलाइज को भी ना छोड़े और चाइना और रशिया को भी नाराज़ ना करे। और चाइना और रशिया का ख्याल है, हो सकता है एट सम पॉइंट कि अमेरिका यहाँ से ना जाए, ठीक है, ये यहाँ पे और रहे, हम इसको और ब्लीड करें, तालिबान को और असला फड़ाते जाएं, ये कुटो इरानू। अब तालिबान भी थोड़े से खचरे हो गए, वो कहते हैं कि हाँ हम क्यों चाइना और रशिया की लड़ाई लड़े, तो लिहाजा हमें इनके साथ सुलह करनी चाहिए, हमें इनके साथ डायलॉग करवा देना चाहिए और नज़र जो है वो उस पर रखनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मंजर के अंदर एक लड़ाई ऐसी भी है जो कि मीडिया के महाज पे भी लड़ी जा रही है। कैसे लड़ी जा रही है ये हम बताएंगे आपको अपने अगले वीलॉग के अंदर। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।